आज हम आपको शिक्षा परिषद पाठ्य सहगामी क्रियाओं की कठिनाई के अंतर्गत कुछ सहगामी क्रियाएं, पहले तो आपको कठिनाई बताई, उसके बाद उसमें कुछ सहगामी क्रियाएं, उन सहगामी क्रिया में छात्र परिषद, छात्र संघ होता है, उनके बारे में अध्ययन करवाया था। अब हम आपको इसी के अंतर्गत शिक्षा परिषद का संचालन, अब शिक्षा परिषद का संचालन किस प्रकार से किया जाता है उसमें आता है पहला नंबर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था, अब लोकतांत्रिक जो संगठन होता है, लोकतांत्रिक संगठन, लोकतांत्रिक संगठन में विद्यालयों में बालकों को, इसमें शिक्षा परिषद को अंतर्गत प्रशासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। शिक्षा परिषद के अंतर्गत प्रशासन लोकतांत्रिक होना चाहिए और संपूर्ण जो बालक हैं उन बालकों को मूल रूप से मुक्त अर्थात खुली सबको ही ये सारी व्यवस्था दी जानी चाहिए लोकतंत्रात्मक के माध्यम से। इसमें जाति, वंश आदि के आधार पर इनको नहीं बांटना चाहिए, अर्थात सबको शिक्षा परिषद का लाभ मिलना चाहिए। किसी भी आधार पर इन पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जाति, धर्म, वंश, जाति, धर्म, वंश इत्यादि, इनके आधार पर इन पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। सबको अर्थात इसकी सदस्यता विद्यालय में प्रत्येक छात्र को होनी चाहिए। प्रत्येक छात्र को इसकी सदस्यता होनी चाहिए। किसकी? शिक्षा परिषद की प्रत्येक छात्र को सदस्यता होनी चाहिए। जाति, धर्म, वंश के आधार पर इसमें प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक संगठन के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत शिक्षा परिषद के अंतर्गत अगला जो पॉइंट है वो है स्तर के अनुकूल। दूसरा जो पॉइंट है वो है स्तरानुकूल, स्तर के अनुकूल। अब स्तर के अनुकूल किस प्रकार से है? शिक्षा परिषद की सभी क्रियाएं बालकों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। इतना ही नहीं, शिक्षा परिषद की सभी क्रियाएं बालकों की आवश्यकता तथा विद्यालय की स्थितियों के अनुसार होना चाहिए। बालकों की सभी क्रियाएं बालक के स्तर के अनुकूल, सभी क्रियाएं बालकों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। बालकों का जैसा स्तर है, शिक्षा परिषद की जो क्रियाएं हैं वो बालकों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए और विद्यालय की जो परिस्थिति है उनके भी अनुकूल होनी चाहिए। ये नहीं आपके विद्यालय की सारी सुविधाओं का क्या न हो, सुविधा ना हो और वहाँ पर आप उन कार्यों को करवाएं। किनको? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के। तो विद्यालय की परिस्थितियों के अनुकूल और बालकों के स्तर के अनुकूल शिक्षा परिषद की क्रियाएं करवाना उचित होगा। अगला जो इसमें पॉइंट है वो है छात्रों का सहयोग। छात्र सहयोग, छात्र सहयोग, छात्र सहयोग। शिक्षा परिषद की सभी क्रियाओं के संचालन में छात्रों का अधिक से अधिक सहयोग करना चाहिए। शिक्षा परिषद की जो भी क्रियाएं हैं, जिन क्रियाओं में बालक भाग लेता है, एक्टिविटीज करता है, उन क्रियाओं में संपूर्ण बालकों को, विद्यालय के जितने भी बालक हैं उन बालकों का सहयोग होना चाहिए। बालकों को उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि आप भी इस कार्य को कर सकते हो, आपको भी इन कार्यों में भाग लेना चाहिए, बढ़ चढ़ कर कार्य करना चाहिए। तो छात्रों का सहयोग भी इसमें होना चाहिए। वास्तव में शिक्षा परिषद की सभी क्रियाएं छात्रों द्वारा ही संचालित होनी चाहिए। शिक्षक वर्ग का परामर्श, निर्देशन तथा देखरेख होनी चाहिए। शिक्षकों के द्वारा परामर्श और निर्देशन
और देखरेख में होनी चाहिए। छात्रों का सहयोग, शिक्षकों का परामर्श, निर्देशन तथा उनकी ही देखरेख में शिक्षा परिषद का संचालन किया जाना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है उपयुक्त नियंत्रण। उपयुक्त नियंत्रण। उपयुक्त नियंत्रण शिक्षा परिषद की क्रियाओं पर विद्यालय अधिकारियों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में नियंत्रण नहीं लगाने चाहिए। विद्यालय अधिकारियों के द्वारा नियंत्रण नहीं लगाने चाहिए। शिक्षा परिषद की जो भी क्रियाएं हैं, कार्यकलाप है, विद्यालय के जो अधिकारी हैं उनको नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए। पालकों को जो कार्य करने हैं उनको कार्य कर लेने देना चाहिए। उन अधिकारियों को नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए। इन क्रियाओं पर वे पूर्ण रूप से नियंत्रण भी हटा लेना ठीक नहीं है। इसे बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना भी ठीक नहीं है। बालकों पर नियंत्रण इस प्रकार से हो कि वो उनकी निर्देशन के अंतर्गत हो, उनके जो देख रेख में जो भी शिक्षकों को आप नियुक्त करें, जो भी क्रियाएं करवा रहे, तो केवल उनका इतना है कि कहीं बालक उद्दंडता तो नहीं कर रहे, बालक शरारत तो नहीं है, आपस में झगड़ा तो नहीं हो रहा है, या व्यवस्थाएं फैल तो नहीं रही है, व्यवस्थाएं क्या नहीं हो रही, असफल तो नहीं हो रही, उनका उन पर नियंत्रण होना चाहिए। ये नहीं कि बालकों की जो क्रियाएं कर रही है उन बालकों को पूर्ण रूप से, न तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ना चाहिए और न पूर्ण रूप से उन पर नियंत्रण करना चाहिए। नियंत्रण इतना करना चाहिए कि बालक जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य आसानी से बालक कर सकें। तो उपयुक्त जो नियंत्रण है वो अधिकारियों के उपयुक्त नियंत्रण को पूर्ण रूप से नहीं किया जाना चाहिए, उसमें थोड़ा सा लचीलापन भी आना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है वित्तीय सुविधाएं। वित्तीय सुविधाएं। वित्तीय सुविधाएं शिक्षा परिषद की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने के लिए विद्यालय द्वारा आवश्यक मात्रा में व्यवस्थित वित्तीय व्यवस्था करनी चाहिए और शिक्षा परिषद को समस्त क्रियाएं उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुसार ही रखनी चाहिए। शिक्षा परिषद के द्वारा जो क्रियाएं कराई जा रही हैं, उन क्रियाओं का जो विद्यालय के द्वारा वित्तीय जो सुविधाएं दी जा रही हैं, शिक्षा परिषद का ये कर्तव्य है कि उन जो धन का जो उनके पास आगमन हुआ है, जो वित्तीय सुविधा उनको उपलब्ध कराई गई है, उस वित्तीय सुविधा के अंतर्गत ही वो सारी क्रियाएं करवाएं। ये नहीं कि जो अगर आपको जितना फंड दिया गया उस फंड का आप दुरुपयोग करो या किसी अन्य कार्य के लिए लगाए। जिस कार्य के लिए आपको पैसा दिया गया या जिस कार्य के लिए आपको वित्तीय सुविधा प्रदान की गई है उसी कार्य को आपको करना पड़ेगा, अर्थात उसी कार्य को आपको करना चाहिए, तभी आपका जो क्रियाएं, अन्य जो क्रिया है, सहगामी जो क्रियाएं वो आपके सफल रूप से प्रयोग सिद्ध होंगी। अगला जो इसका पॉइंट है, शिक्षा परिषद को भी अपनी समस्त क्रियाएं उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुरूप ही रखनी चाहिए। शिक्षा परिषद को वित्तीय साधनों के अलावा भौतिक व मानवीय साधनों की उपलब्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है क्रियाओं की उपयोगिता। जो भी क्रियाएं करवा रहे हैं उनकी क्या उपयोगिता है। क्रियाओं की उपयोगिता। क्रियाओं की उपयोगिता। शिक्षा परिषद की सभी क्रियाएं छात्रों के लिए उपयोगी होनी चाहिए। यदि क्रियाएं उपयोगी नहीं है तो छात्र उनमें अपना सहयोग नहीं देंगे। क्रियाएं ऐसी हो जो छात्रों के जीवन से संबंधित हो,
तथा उनमें रुचि रखते हो। शिक्षा परिषद की सभी क्रियाएं छात्रों के लिए उपयोगी होनी चाहिए। यदि क्रियाएं उपयोगी नहीं है तो छात्र उन्हें अपना सहयोग नहीं देंगे। ऐसी क्रियाएं हो जो छात्रों के जीवन से संबंधित हो, छात्र उसमें रुचि रखते हैं। शिक्षा परिषद की जो भी आप क्रिया कराएं, जो भी क्रियाकलाप हैं, उसमें ऐसी क्रियाएं हो जो छात्रों के जीवन से संबंधित हो, छात्र उसमें छात्रों के लिए वो हितकारी हो, और तभी हितकारी होगी तभी छात्र इसमें क्या लेंगे, रुचि उत्पन्न करेंगे। छात्र इसमें तभी ही इंटरेस्ट लेंगे, तभी आपका जो संचालन है वो पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। आपका संचालन तभी सफल होगा। क्रियाओं की उपयोगिता, क्रियाओं की उपयोगिता। अगला वो पॉइंट है वो है शिक्षा परिषद। शिक्षा परिषद के बाद आएगा आपका शैक्षिक रूप से सहगामी क्रियाओं का स्तर। शिक्षा परिषद के अंतर्गत विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन। नंबर 2 है विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन। विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन। अब विद्यालय पत्रिका है, उसका प्रकाशन किस प्रकार से, इसके अंतर्गत विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में दूसरी मुख्य क्रिया विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन है। विद्यालय की जो पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत दूसरी जो अन्य क्रियाओं के अंतर्गत आती है वो विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन कहलाती है। विद्यालय में पत्रिकाओं का प्रकाशन कई आधारों पर किया जा सकता है। समय के हिसाब से पत्रिकाओं का प्रकाशन, विद्यालय का जो पत्रिका प्रकाशन है वो विभिन्न प्रकार से किया जाता है या कई हिसाब से किया जाता है। समय के हिसाब से भी इसका प्रकाशन किया जा सकता है, जैसे मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, मासिक प्रकाशन, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक प्रकाशन, मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक हो सकता है। ये तो समय के हिसाब से पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। किसके हिसाब से, समय के हिसाब से इनका प्रकाशन होना। किस समय से, मास में होता है, 3 माह में होता है, अर्धवार्षिक में होता है। तो ये तो हो गया इस विद्यालय की जो पत्रिका है उनका समय के हिसाब से। दूसरा जो इसमें पॉइंट आएगा वो आएगा स्तर के आधार पर पत्रिकाएं। स्तर के आधार पर पत्रिकाएं जो जैसा स्तर होगा उसी हिसाब से पत्रिकाएं। तो उसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे कक्षा पत्रिका, विभाग पत्रिका तथा संपूर्ण विद्यालय पत्रिका हो सकती है। कक्षा पत्रिका, विभाग पत्रिका और संपूर्ण विद्यालय पत्रिका। संपूर्ण विद्यालय पत्रिका क्या हुई, कक्षा की पत्रिका स्तर के अनुकूल, कक्षा के स्तर के अनुसार पत्रिका, विभाग के अनुसार जो संपूर्ण विभाग की होती है, सारे ऊपर का जो एक जो विभाग होता है उसके अनुसार पत्रिका। ये स्तरित हुआ कक्षा के अनुसार, हिसाब से कक्षा के अनुसार डाल देते हैं। संपूर्ण विभाग को डालने तो और पूरे विद्यालय की पत्रिका अर्थात संपूर्ण विद्यालय की पत्रिकाओं का भी प्रकाशन होता है। पत्रिकाएं किसी भी आधार पर कितने ही समय में प्रकाशित हो, परंतु इनके प्रकाशन से बहुत लाभ होता है। कैसा भी प्रकाशन हो, कितने भी दिनों में हो, किसी भी स्तर से हो, पर जो भी ये हैं उनका लाभ बहुत ही सिद्ध होता है, क्योंकि इनके हिसाब से समय सारणी, संपूर्ण अपना समय, वार्षिक जो टाइम टेबल, हमको किन किन गतिविधियों को करवाना है, क्या क्या कार्य करने, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध
सहायक होता है। पत्रिका प्रकाशन सहयोगी क्रियाओं में छात्रों को निम्नलिखित लाभ स्पष्ट रूप से होते हैं। अब कौन कौन से इस प्रकाशन में लाभ होते हैं उनके बारे में बतलाते हैं। पत्रिका का प्रकाशन समय के हिसाब से और स्तर के अनुसार। अब इसके जो लाभ हैं वो क्या क्या लाभ हैं, छात्रों को उनको लाभ किस प्रकार से मिलते हैं। देखिए, छात्रों की लेखन शक्ति को बल मिलता है। जी हाँ, छात्रों की लेखन शक्ति को बल मिलता है। लेखन शक्ति को बल मिलता है। छात्रों की लेखन शक्ति को बल मिलता है। उनकी लेखन शैली परिमार्जित होती है। लेखन शैली परिमार्जित होती है। लेखन शैली को बल किस प्रकार से मिलता है, कोई भी छात्र लिखने में सुदृढ़ हो जाता है और परिमार्जित, जो भी गलत अक्षर लिखता है, कुछ भी कार्य करता है, वो उसमें शुद्धता से, गलत लिखेगा तो फिर उसको शुद्ध कर लेगा, परिमार्जित कर लेगा उसको। इसके बाद इसी में है, पत्रिका प्रकाशन बालकों को लिखने की प्रेरणा देता है। लिखने की प्रेरणा देता है। क्यों? पत्रिका प्रकाशन प्रेरणा देता है। तो छात्रों की लेखन शक्ति, छात्रों की जो लेखन में परिमार्जित अर्थात शुद्ध करना और लिखने की प्रेरणा देता है। कौन? पत्रिका प्रकाशन। ये लाभ है। अगला जो लाभ है वो है, पत्रिका प्रकाशन आत्मसम्मान का विकास करती है। पत्रिका प्रकाशन आत्मसम्मान का विकास करती है। पत्रिका प्रकाशन आत्मसम्मान का विकास करती है। पत्रिका में प्रकाशित लेख आदि से लेखक छात्रों के नाम छपते हैं। पत्रिका से जो प्रकाशित होती है उसके लेख आदि से छात्रों के उसमें नाम छपते हैं। प्रकाशित लेख आदि के साथ छात्रों के नाम छपते हैं। प्रकाशित जो लेख आदि हैं, लेख आदि, उसमें छात्रों के नाम भी छपते हैं। तो इसमें क्या होता है, बालकों में क्या, आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है और इससे छात्रों को आत्मगौरव का विकास होता है। वे जानते हैं कि उनके लेख आदि तथा नाम को अन्य बहुत से साथी तथा बाहर के लोग पढ़ेंगे। वो इतना महसूस कर लेते हैं, जो हमने लिखा है, जो हमारा नाम छपा है, वो हम ही नहीं, हमारे साथी भी और कुछ बाहर के लोग भी इसको पढ़ेंगे। तो बालकों में आत्मविश्वास का होता है, आत्मगौरव आ जाता है, अपने आप में आत्मसम्मान का विकास होता है अपने नाम के छपने के साथ में। अगला जो पॉइंट है वो है, इसमें लाभ है, पत्रिकाएं विद्यालय की प्रगति तथा पत्रिकाएं विद्यालय की प्रगति तथा अन्य गतिविधियों से बालकों के बालकों के अभिभावकों को अवगत कराती हैं। बालकों के अभिभावकों को अवगत
कराती हैं। कैसे? पत्रिकाएं विद्यालय प्रगति तथा अन्य गतिविधियों से, जो बालकों का नाम आया है, अन्य उन्होंने लेख छापे हैं, वो अभिभावकों को अवगत कराती है। जो प्रकाशन हुआ है तो अभिभावक भी आत्मसम्मानित हो गए, हमारा बालक लेखन शैली में कितना स्ट्रॉन्ग हो गया, लेखन शैली उसकी कितनी अच्छी हो गई, क्या क्या लेख लिखने लग गया, उसकी तार्किक शक्ति, मानसिक शक्ति, उनकी रुचियों का जो विकास हुआ है, उससे अभिभावक भी, माता पिता भी अभिभूत होते हैं। अभिभावक विद्यालय के अनेक कार्यक्रमों को जानते हैं। इस प्रकार पत्रिकाएं विद्यालय और घर के मध्य संबंध स्थापित करने का बड़ा अच्छा साधन है। पत्रिकाएं घर एवं विद्यालय के मध्य संबंध स्थापित करने का पत्रिकाएं घर एवं विद्यालय का संबंध स्थापित करने का बड़ा अच्छा साधन है। बड़ा अच्छा साधन है। पत्रिकाएं एवं विद्यालय का संबंध स्थापित करने के लिए बड़ा अच्छा साधन है, क्योंकि विद्यालय अभिभावक भी अपने जो पत्रिकाएं हैं उनसे अच्छे से अभिभूत होते हैं, उनकी गतिविधियों के बारे में जानते हैं, जो बालकों ने उनके लेख लिखे हैं उनके बारे में वो अच्छे से जानते हैं। तो ये पत्रिका और विद्यालय घर के बीच में जो संबंध है बड़ा अच्छा ही स्थापित होता है। अगला जो पॉइंट है वो है पत्रिका प्रकाशन में कुछ छात्रों को पत्रिका प्रकाशन में कुछ छात्रों को उत्तरदायित्व कार्य मिलता है। उन्हें पत्रिका प्रकाशन का प्रशिक्षण, बालकों को क्या मिलता है? उत्तरदायित्व का कार्य, और वो उसका क्या करते हैं? प्रशिक्षण भी कराते हैं। उत्तरदायित्व मिलता है कि उन्हें पत्रिका प्रकाशन का प्रशिक्षण मिलता है। इसका प्रकाशन का प्रशिक्षण मिलना, ये उनका उत्तरदायित्व हो जाता है। कुछ बालकों को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है तथा वे उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लेने की क्षमता का विकास करते हैं। जो कार्य उनको दिया जाता है, जो प्रशिक्षण उनको करवाया जाता है कि आपको ये कार्य करना है, ये चीज़ प्रकाशित करवानी है, प्रकाशन के अंतर्गत तो इनका प्रशिक्षण दे, ये जिम्मेदारी वो अपने कंधे पर ले लेते हैं और वो पूर्ण रूप से इस कार्य को करने में सक्षम होते हैं। छात्र उत्तरदायित्व ले लेते हैं, प्रशिक्षण करवाते हैं और स्वयं अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले लेते हैं। इसमें पत्रिका प्रकाशन से संबंधित अनेक कार्यों की व्यवस्था करते हैं और अंत में संपादक के रूप में अपना नाम पढ़कर अच्छी अनुभूति प्राप्त करते हैं। संपादक के रूप में अपना नाम पढ़कर अच्छी अनुभूति, उनको क्या होती है? खुशी मिलती है। उनको जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर पूर्ण रूप से निर्वाह करते हुए, प्रशिक्षण देते हुए उस कार्य का संपादक अच्छे से करते हैं। और संपादक के रूप में जब उनका नाम आता है, पत्रिका में उनका नाम आता है, तो छात्र बड़े ही खुश होते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। तो ये कुछ पत्रिका प्रकाशन के लाभ। अब अगला जो लाभ है वो है पत्रिका प्रकाशन से विभिन्न विद्यालय की गतिविधियों, पत्रिका प्रकाशन से विभिन्न विद्यालयों की गतिविधियों
पत्रिका प्रकाशन से विभिन्न विद्यालयों की गतिविधियों तथा प्रगति का विवरण मिलता है तथा प्रगति का विवरण मिलता है। क्या इसमें पत्रिका जो प्रकाशन है वो जो अन्य विद्यालय हैं उन विद्यालयों में क्या क्या गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों का विवरण मिलता है, जिससे जो दूसरे विद्यालय जिस विद्यालय में वो प्रकाशन आया उस विद्यालय को उस विद्यालय के बारे में जानने के लिए सक्षम हो और उस विद्यालय की जो जो गतिविधियां हैं वो किस प्रकार से कार्य करें इसका विवरण उनको मिल जाता है। इससे दूसरे विद्यालयों की विचारधाराएं तथा प्रेरणा मिलती है। उस विद्यालय की क्या विचारधारा है और उससे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, क्या वो अच्छी है या बुरी। अच्छी को तो हम ग्रहण कर लेंगे, अगर हमारे समझ में वो अच्छी नहीं लगी हमें उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। अब इसके अंतर्गत इसके कुछ विचारणीय अर्थात पत्रिका प्रकाशन को प्रकाशित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसको प्रकाशित करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वो है नंबर 1, प्रत्येक लेख कविता आदि को प्रत्येक लेख कविता आदि को भली भांति देख कर ही प्रत्येक लेख कविता आदि को भली भांति देख लिया जाए तथा उन्हें शुद्ध कर लिया जाए। आपत्तिजनक लेखों को स्थान नहीं दिया जाए। देख लिया जाए तथा उन्हें शुद्ध कर लिया जाए तथा आपत्तिजनक जो लेख हैं उनको नहीं लिखना चाहिए। प्रत्येक लेख कविता आदि को भली भांति देख लिया जाए, देख करके शुद्ध कर लिया जाए, देख लिया जाए और शुद्ध कर लिया जाए। जो अशुद्ध चीज़ है, जो स्पष्ट नहीं है, जो गलत है, उसका लेखन नहीं करना चाहिए या अपनी रचना में उसको स्थान नहीं देना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है छात्रों को मौलिक लेख कविता आदि की रचना के लिए छात्रों को मौलिक लेख कविता आदि की रचना की प्रेरणा मिलती है। किससे? प्रकाशन पत्रिका प्रकाशन से। अगला जो पॉइंट है वो है प्रकाशनों मुद्रण आदि के संबंध में पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रकाशन और मुद्रण में ध्यान रखना, प्रकाशन और मुद्रण में पूरा ध्यान रखना चाहिए। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया या उसको ध्यान में रखते हुए प्रकाशित करवानी चाहिए। मुद्रण स्तर के अनुकूल और शुद्ध होना चाहिए। स्तर के अनुकूल, स्तरानुकूल और शुद्ध। क्या? प्रकाश मुद्रण कैसा होगा? स्तर के अनुकूल और शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध नहीं। अगला जो पॉइंट है वो है प्रकाशनों में छात्र क्रिया उपलब्धियों सफलता का पूरा उल्लेख किया जाए। छात्रों की क्रियाएं उनकी सफलताओं का उल्लेख करना। प्रकाशन के अंतर्गत जिस चीज़ को हम प्रकाशित कर रहे हैं उसमें छात्रों का लेख, उनका उल्लेख और जो कार्य उन्होंने किया उसका प्रकाशित किया जाए। इससे छात्रों को विद्यालय, जिला तथा राज्य स्तर पर मिलने वाले विभिन्न पुरस्कारों का उल्लेख होना चाहिए। छात्रों को विद्यालय, जिला
राज्य स्तर पर मिलने वाले पुरस्कारों का विवरण। छात्रों ने जो जो कार्य किया उनका वर्णन और जो जो पुरस्कार उनको विद्यालय के अंतर्गत मिले हो या जिला के अंतर्गत या राज्य के अंतर्गत जो मिले हैं उनका विवरण किया जाना चाहिए। इसमें खेलकूद तथा परीक्षा संबंधी रचनाओं का भी विवरण होना। खेलकूद और परीक्षा संबंधी जो रचनाएं हैं उनका भी विवरण पत्रिका प्रकाशन के अंतर्गत होना चाहिए। पत्रिका में विविधता होनी चाहिए। यह विविधता भाषा, लेख, कविता, चुटकुले, कहानी के रूप में होनी चाहिए। पत्रिका में विविधता होनी चाहिए। विविधता भाषा, लेख, चुटकुले, कहानी, इनके माध्यम से इसमें विविधता होनी चाहिए। इसमें कुछ स्थायी स्तंभ रखे जाए, जैसे खेल के मैदान में, परीक्षा परिणाम में, आगामी योजनाएं, हमारे होनहार छात्र इत्यादि। ये मुख्य रूप से कुछ स्तंभ भी रखे जाने चाहिए। छात्र संपादक का चुनाव बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए। छात्र जो संपादक है, जो सारी क्रियाएं संपादित कराता है, उसका चुनाव बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए। ये जो विचारणीय बिंदु है या निम्नांकित जो बिंदु है वो पत्रिका प्रकाशन के अंतर्गत बतलाई गई है। आशा करती हूँ आपका टॉपिक आज का आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक आपको कहाँ तक समझ में आया? शिक्षा प्रशासन का संचालन में पत्रिका प्रकाशन के विचारणीय बिंदु, उसका महत्व, ये सारी चीज़ें आपको बतलाई गई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।